रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो नहीं, मैं कल भी नहीं भेज पाया, आज भी नहीं भेज पाया, कुछ इशू आ रहा है। मैंने उनको ईमेल लिखा है, लेट अस सी, आई होप दैट इज रिजॉल्व। दोस्तों एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, कल के जो चैप्टर था फिजिक्स वाला अपना, उसमें तो कोई टेंशन नहीं किसी को, फिजिक्स कह रहा हूँ जो एसएसटी वाला किया था हमने। हाँ, ऋषित, आद्या, अनंत, अंकल, नो सर, पिछले वाले चैप्टर में वो जो आंसर था जिसने आपने मॉडरेट दिया था, मैम ने भी उसको सही बोला, मॉडरेट ही कौन होगा। सा वाला था? शिमला, इफ शिमला इज कोल्ड देन मुंबई इज डैश हॉट और मॉडरेट, वो हाँ, मॉडरेट ही मॉडरेट था। बोला होगा। यस, वो करेक्ट ही था। गुड, ओके। लास्ट चैप्टर भाई साहब कुछ? हाँ हर्षिता, आपको, भरत, भरत, नो सर, नो डाउट। ओके। अच्छा, चैप्टर आसान है। अब मुझे इतना बताओ कि तुम लोगों को एक चैप्टर मैंने कराया था, एक मोशन वाला जो पहला था, उसमें 3 इक्वेशन थी मोशन की, वो याद है कि नहीं है? क्योंकि उससे सारा का सारा उसी से रिलेटेड है, पूरा चैप्टर उसी पे याद बेस्ड है। है। याद है? फिर तो ये परेशान नहीं करेगा। और वो तो तूने क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, कि एक पत्थर को ऊपर से फेंको, छोड़ो, एक को नीचे से फेंको, कहाँ मिलेंगे, वो क्वेश्चन भी आएगा इसमें। मेरे स्कूल में सर चल रहा है चैप्टर। ओके, चिंता ना कर, बढ़िया समझ में आएगा। और स्कूल के अंदर भी पार्टिसिपेट क्या करो, अच्छे जम के, मतलब पॉजिटिव मैनर में। कुछ लोग तो ऐसे कि वो कुछ भी बोलने के लिए बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे हम, हमारे स्टूडेंट जो है अच्छा अच्छी बातें बोलेंगे। ओके, ठीक है, ये करा देते हैं, ये करा देते हैं, ये करा देते हैं, ठीक है, ये कराते हैं, ये कराते हैं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सब बहुत बढ़िया बढ़िया। केपलर का लॉ भी पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे, थर्ड लॉ भी दे रखा केपलर का। गुड। फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ जी, वेट ऑन ऑब्जेक्ट मास, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बायंसी। बायंसी में देख लेता हूँ सिलेबस में है कि नहीं। ओके दोस्तों, शुरू करें। चैप्टर 10, पहले तो क्लास लिखनी है। क्लास 10, साइंस इज व्हाट वी आर डूइंग। चैप्टर 10, ग्रेविटेशन। सर क्लास 9। अच्छा, सॉरी। अच्छा, इससे मेरे को 2 चीजें याद आई। गुड दैट यू ब्रोक माय चेन ऑफ थॉट। देखो, एक तो मुझे बताओ, एक अभी तुम लोगों की मैंने संडे को क्लास रखवाई थी, एक मैम की, नई मैम है, सौम्या मैम। उनका मेरे को फीडबैक बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से देना, क्योंकि उसी के बेसिस पे उनको अपॉइंट करूंगा मैं। इससे पहले तुम लोग अभी विवोर सर से पढ़ते आए हो, मैंने भी उनकी क्लास में था, मैंने पूरी देखी, मेरा भी अपना एक ओपिनियन है, बट मेरे को अपने स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना है। आद्या, बताइए। सर मैं मैं तो बस ये नहीं जानना चाह रहा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ, कल को अगर वो आपको पढ़ाएं तो आप चाहोगे उनकी क्लास अटेंड करना? सर मैं ओपिनियन इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने क्लास एक तो ज्वाइन नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उस दिन जब आपने रखा था तो 2 बजे पापा मम्मी का वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट था। ओके, वो लोग 5 बजे से पहले मतलब घर ही नहीं आए। ओके, तो यू डिड नॉट अटेंड दैट क्लास। नो सर, ठीक है, एक और और दूसरे वो कर वाले दूंगा का आज। लिंक मुझे नहीं मिला था टाइम पे। ओके, हाँ, तूने, मैं देखा तूने वैसे हुए, बट सिंस शी वाज नॉट इन द ग्रुप, मेरे जो मीट ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ अकेला मैं हूँ, मेरे कोई भी असिस्टेंट टीचर से मीट ग्रुप में नहीं होते हैं, उसके रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, चलो, बाकी लोग, मैं अभी एक और क्लास, आज वो 10th की क्लास ले रही है, इसलिए मेरे दिमाग को 10th गया, तो उनका भी फीडबैक मेरे को लेना है। दूसरी क्लास हो रही 10th की, तुम्हारे लोगों की एक और क्लास में रखवाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को इनिशियल रिएक्शन दो। आनंद दुबे। सर विभोर सर इज बेटर। ओके, ठीक है, दैट्स अ डिप्लोमेटिक आंसर, बट आई विल गिव अनदर क्लास। अनुकल्प, बताओ भाई।
Sir, हाँ sir, I think that Vibhor sir is fine. ओके माही यस सर सर विभोर से अच्छे से ज़्यादा पढ़ाते हैं लाइक मैम वो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती है लाइक मतलब डेप्थ की कमी है, नॉलेज में डेप्थ की। देख उसके दो Yes, तीन sir. कारण हो सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या है। एक बात को समझना, उसकी पहली क्लास थी पहली बात तो, एंड शी जस्ट स्टार्टेड, और मैंने टॉपिक दिया था, हालांकि मैं एक दिन शी सेड कि मेरे को एक दिन दे दो काफी है, तो और मैं एक ही दिन दिया था। अब मैं एक और क्लास दूंगा उनको, सेम टॉपिक पे दूंगा, एक ही दूसरे टॉपिक पे दूंगा, देख लूंगा, दोबारा फिर देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट उसके बाद करेंगे माही। बट आज जो जो तुम लोग बोल रहे हो रजिस्टर हो रहा है मेरे ब्रेन में। ऋषित यस सर। मैंने इनपुट मांगा है कि जो मैडम थी वो जिन्होंने क्लास ली थी उनका क्या है, मैडम उनको ठीक उनकी पढ़ा रही क्लास थी रखूं तो आप हैं? सर, मैडम ठीक पढ़ा रही थी। ओके ठीक है। भरत आपका? दोनों ही इक्वल है, हाँ, सर भरत डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, हैं? सर डिफरेंशिएट नहीं डिफरेंशिएट भरत, तो नहीं कर लेकिन सकता, लेकिन लेकिन दोनों सेम ही हाँ पढ़ाते हैं। ठीक है भरत, लेकिन एक इंटीग्रिटी का मामला है, ऑनेस्टी का, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, यू नॉट शेयर दिस विद यूर, ओके? नो सर, व्हाई वुड आई? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दोज रिलेशंस आर डिफरेंट, ठीक है? यस वैभव, व्हाट इज सर योर ओपिनियन? बढ़िया पढ़ा रही थी हैं? मैम, बढ़िया पढ़ा रही थी। ओके ठीक। मेरा देखो, मैंने भी पूरी क्लास अटेंड की है, तो मेरा भी अपना ओपिनियन है। अभी वो ओपिनियन कैसा है मैं तुम लोगों को शेयर नहीं करूँगा, कि मैं कुछ बोलूंगा तुम्हारा ओपिनियन जो होगा वो बायस हो जाएगा, मेरी बात सुन के हो जाएगा बायस, तो उस बात को अपन अभी रखते हैं, ठीक है? रखते हैं। मेरे ख्याल से हर्षिता ने भी ज्वाइन की थी क्लास मैम की। हर्षिता आपने ज्वाइन की थी संडे को? यस सर, बट लेट की। ओके, तो आपका इंप्रेशन कैसा रहा? मैम का इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा रहा, मतलब कैसा लगा जो भी आपने क्लास अटेंड करी? बताएं हर्षिता। सर मैं ज्यादा देर तक ज्वाइन नहीं रह पाई थी बिकॉज नेटवर्क स्लो था। ओके ठीक है, तो आई विल नॉट आस्क योर ओपिनियन, एक और क्लास रखेंगे उसके बाद देखेंगे, तो उसके बाद ही मैं कंफर्म करूंगा अपॉइंटमेंट। मेरा देखो आइडिया क्या है भाई, मेरा आइडिया है कि सैटरडे संडे को भी तुम लोगों का मन करे पढ़ने का, अपने से कम करता है मन पढ़ने के बच्चों का, इतने सारे डिवाइसेस हैं, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो मुझे तुम लोगों की हेल्प करनी है, मुझे तुम लोगों को क्लासेस देनी है, तो हो सकता है संडे को मैं 2 क्लासेस रख दूं, एक विभोर सर को बोलूं आप लोग, एक मैम को बोलूं आप लोग। मेरा बेसिक आइडिया, एक सब्जेक्ट की वो ले ले, एक सब्जेक्ट, मेरा बेसिक आइडिया है कि मेरे बच्चे थोड़ा सा खींचे, थोड़ा मीटर खींचे और मार्क्स खींचे, थोड़ा ऊपर आए 90 के ऊपर की बात, मतलब 9 ही दिखना चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चलो कुछ भी चलेगा, 0 चलेगा और 9 चलेगा, वो सब सही है। बट मेरा मेन पर्पज ये है सारा, मैं कुछ क्लास कराऊं, उसी को तुम लोग फिर वो उनको आपको रिवाइज करा दें, वो सब ठीक है? ओके, कुछ 1 मिनट दे दो, क्योंकि सिंस आई एम स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर आई डोंट वांट पीपल टू मिस। Hello. Hi ma'am, good evening. Hello ma'am, good evening. Kal Parvinder here. I'm good ma'am. We are starting a new chapter of science and Abir is not in the class. So that what will happen is we started the chapter, उसके बाद वो फिर बाद में उसको प्रॉब्लम आएगी, since we are starting a new chapter.
मैम उसको बोलिए जस्ट ही शुड बी जस्ट ऑन लिसनिंग. आई विल नॉट आस्क हिम एनीथिंग. ही शुड जस्ट लिसन बिकॉज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. फिजिक्स का चैप्टर है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इफ ही मिसेस आउट फर्स्ट क्लास देन बाद में दिक्कत होगी. ठीक है, ओके मैम. या ओके मैम. डेंगू बड़ा फैल रहा है यार, सबको डेंगू हो रहा है. बहुत लोगों को, आज मेरा एक स्टूडेंट को डेंगू हो गया, एक कह रहा मेरे फादर को डेंगू हो रखा है. थोड़ा बी केयरफुल नाउ. आई थिंक ये ब्रीडिंग सीजन है मॉस्किटोज का. सर ओडोमोस लगा दीजिए। ओडोमोस लगाओ, टेक प्रिकॉशंस. ओके चलो, नाउ वी कैन स्टार्ट. आई हैव डन माय ड्यूटी. भाई ऐसा हुआ कि इन द ईयर 1665 इंडिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी. ये वो साल था जब अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी अपनी. अकबर आपको पता होगा, अकबर 56 में 1656 में दिल्ली का बादशाह बन गया था, दिल्ली किंग. 65 में अकबर ने लड़ाई लड़ी और किससे लड़ी? अपने ये राजस्थान वाले, क्या नाम था इनका, महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी. अबीर गुड इवनिंग. अबीर गुड इवनिंग. ओके Good evening, sir. okay, just be on listening. Okay, just be on listening. So in the year 1556 Akbar sat on the throne of Delhi, and in the year 1665 Akbar and Maharana Pratap had a famous battle of Haldi Ghati. बैटल ऑफ हल्दी घाटी. अब तुम लोग सोच रहे होगे सर आपने बोला ग्रेविटेशन पढ़ाओगे, ये हल्दी घाटी कहां से आ गया बीच में, ये अकबर कहां से आ गया और राणा प्रताप कहां से आ गया. बोर्ड पे भी आपने लिखा कि ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हो. तो दोस्तों जिस साल ये कहानी हुई उस साल दुनिया के एक दूसरे कोने में इंग्लैंड में एक और कहानी हुई. इंग्लैंड में एक बंदा था, उसका नाम था आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन बीमार पड़ गया, उसको डेंगू हो गया, और डेंगू होने से उसको 2-3 महीने आराम करना पड़ा. तो उसको वापस सबब में भेज दिया, विलेज में भेज दिया गया. और विलेज में जहाँ आई थिंक ही वाज वर्किंग एज ए टीचर, आई थिंक ही वाज वर्किंग एज ए टीचर इन लंदन. उसको वापस भेज दिया कि भाई तू जरा ठीक ठाक होके आना. वो 2-3 महीने में उस बंदे ने बहुत काम किया, बहुत स्टडी की. स्टडी नहीं करी, कॉन्टेम्पलेशन की, थिंकिंग की. तो ऐसा कहते हैं कि 1665 में ही वाज सिटिंग इन अ गार्डन एंड ही सॉ एप्पल फॉल डाउन. बहुत लोग बोलते हैं एप्पल उसके सर पे गिरा, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सर पे तो नहीं गिरा था, बट उसने देखा कि एप्पल गिरता हुआ. जब एप्पल गिरता हुआ उसने देखा, उसने कहा यार ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये साला ऊपर भी तो जा सकता था. अब ये देखो कितनी सिंपल सा थॉट है. अभी अब जो हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन, ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल थॉट था. इससे पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे, कैपलर हुआ था. मैम खालिद क्लास में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया हमने. जी सर आ रहा हूँ, उसके पैर में चोट लगी, पट्टी बनवाने गया हुआ था. ओह माय गॉड. ओके मैम, चलिए ठीक है, आ रहा है सर, आ रहा है. ठीक है, ठीक है. तो उससे पहले कैपलर हुआ, गैलीलियो गैलीली हुआ, एक और बंदा था कॉर्निकस, इटालियन. इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इनको नहीं समझ में आई ये बात, न्यूटन को आ गई. और आज ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी यार, इतने साल लगा दिए, सैकड़ों साल लग गए लोगों को जरा सा पॉइंट समझने में कि टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर. आज किसी से पूछे तो बोला क्या है, ग्रेविटेशन होता है यार, इसलिए अट्रैक्ट करती हैं. ओके, सो देन ही फाउंडेड ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन. एंड ग्रेविटेशन, सर न्यूटन से भी तो पहले इंडियन साइंटिस्ट ने गुरुत्वाकर्षण मतलब ऑलरेडी टर्म यूज होता था. मेरे को बता कौन से साल में हुआ था, देन आई रिसर्च इट. सर साल तो नहीं पता, लेकिन बहुत न्यूटन से पहले तो हुआ होगा गुरुत्वाकर्षण. साइंटिस्ट का नाम देखो, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है आज भी. आर्यभट्ट का है,
भास्कर का है, रामानुजन तो अभी लेट ही काफी साल पहले, बहुत सारे साइंटिस्ट है, अरोरा जी हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, हरबंश अरोरा समथिंग। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने कुछ किया है तो उनको उनका ड्यू ना मिला हो, ज्यादातर मिल जाता है, साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादातर मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता वो अलग बात है, मिल जाता है। अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर कहीं ना कहीं मेंशन होता। तो एक काम कर, अगर तेरे को कहीं से ये फीडबैक, मैं आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग, इट इज पॉसिबल दैट यू आर राइट, कहीं तेरे को थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो मेरे से शेयर कर, आई विल रिसर्च इट। एक दिन मैं तुम्हें मैथ्स की स्टोरी सुनाऊंगा, देन आई टेल यू कि आर्यभट्ट जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या खोज की थी। बहुत लोग बोलते पाई की खोज की, पाई की खोज उन्होंने नहीं की। उसके बाद 7th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम भास्कर। फिर 12th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1/0 की वैल्यू निकाली थी। तो ये सारी हैं, नाम हैं, साइंटिस्ट के नाम आते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, मैं रिसर्च करूंगा। ठीक है, आ जाओ। ओके, सर नाउ गाइस, सो ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, देखो मैं छोटा शॉर्ट में बताऊंगा। ग्रेविटेशन प्रिंसिपल क्या है, कहता है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मैटर। मैटर क्या होता है? पूरे यूनिवर्स के अंदर मैटर उसको बोलते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। छोटी से छोटी चीज, चाहे फोटोन हो, सबसे छोटी चीज जो है दुनिया में है फोटोन, सबसे लाइट चीज है फोटोन दुनिया में, लाइट। भाई खालिद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या हो गया, पैर में कैसे चोट लग गई? सर वो खेलते खेलते लग गई थी, तो सर उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर के पास गया हुआ था। डॉक्टर ठीक है? यस सर, अभी तो बेटर है थोड़ा सा, बट अभी और थोड़ा और आगे भी जाना है डॉक्टर के पास। मैं कह रहा डॉक्टर ठीक है? यस सर ठीक है। इतनी खतरनाक चोट तो नहीं मान ली? जो याद आ गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उसको देख के डॉक्टर को ही दशा जाता है। तो डॉक्टर तो ठीक है? यस सर। ओके ओके, ये तो हमने कुछ बात करी थी कि हम बात करें ग्रेविटेशन पे भी, न्यूटन ने जो देखा। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ न्यूटन सेज, और ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन सेज, any two bodies always, देखो तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 फोर्स का नाम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। बाकी दोनों फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्शन भी हो सकते हैं। मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपल्स भी कर सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस रिपल्स करेंगे। Only gravitation is the only force which is always attractive. So any two bodies always attract each other. With a force से attract करेंगे। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स F दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टू फैक्टर्स। लाइक थिंग तो कहना बंद करो, अभी 9th क्लास के बच्चे हो गए, 9th क्लास के स्टूडेंट जो है थिंग्स नहीं कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर्स, फर्स्ट mass of the body, or masses of the body rather, not masses of the body. Let's call them M1 and M2. एक बॉडी का M1 है, एक बॉडी का M2 है। वैभव ठीक है? so far so good? Masses Yes, of sir. the bodies. And second is distance between the bodies. Distance between the bodies. से डिस्टेंस को हम मानते हैं d, चलो इसको बोल दिया से M1 M2। Now force, okay, so
और इजी, बिल्कुल इजी मेथड से समझते हैं। इफ masses आर, ये मेरा साइन होता मोर का टाइम बचाने के लिए, इफ masses आर मोर F is more, if distance is more F is less, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा F उतना लेस हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरह से साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं that F is directly proportional to mass of one body, or we can say mass of second body. Collectively इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is directly proportional to mass of one body into mass of second body, m1 m2। ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं है, m1 m2 है ये। एंड F इज इनवर्सली, बोलते इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 upon D। 1 upon D। और D भी नहीं है, D स्क्वायर है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स बहुत जल्दी से गिरेगा। तो अगर ये डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ेगा, लाइक देखो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी, बॉडी ए बॉडी बी। अगर इस बॉडी को, ये बॉडी मास m है, सपोज करो x ले लेते हैं ना इसको, ये x ले लिया आपने, ये y ले ली। तो अगर ये 2x होगा तो f जो होगा वो 2 इंटू एफ हो जाएगा, और ये y रहा। अब आपने क्या किया, 2x कर इसको भी कर दिया, 2y कर दिया, तो f आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। एक सिचुएशन तो ये है अपने पास, एक सिचुएशन तो अपने पास ये है, और यहां मैं डी वाली सिचुएशन दिखा रहा हूं तुम्हें। सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस m है और फोर्स F है। अगर ये m 2m हो गया ना दोस्तों, तो जो फोर्स है वो F अपॉन 4 हो जाएगा, 4। क्यों? यहां स्क्वायर है। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3m हो गया और दूर चले गए, तो फोर्स स्क्वायर में यानी कि F अपॉन 9 हो जाएगा। ऋषित ये बात समझ में आई? यस सर। मैंने आगे बढ़ने से पहले यही क्लियर करी, ये इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। there is a force between two bodies F, if the distance between the body is half कर दिया होता है, what will be the effect on the force? half का होगा, half होगा तो force 1/2 करोगे, half करोगे तो force 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। और अगर डबल करोगे तो 4 गुना कम हो जाएगा। So we can safely say that F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to 1 upon d square. Abir, now we are combining these two. So I am calling this, let's say 1, I am calling this, let's say 2. So combine equation 1 and 2. F is directly proportional to m1 m2 upon d square. अब यहां तक तो साइंटिस्ट पहुंचते हैं। तुम लोगों को पता है नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो गए साइंटिस्ट साल के, मेडिसिन का, फिजिक्स का। ओके, यहां तक तो साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। अब अगली मेहनत शुरू होती है अब, क्योंकि प्रोपोर्शन में अलग बात होती है, इक्वल टू अलग बात होती है। हमें इक्वल टू चाहिए, तब साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक 1 kg का वेट लेंगे, 2 kg का वेट लेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखेंगे, फोर्स नाप मेजर करेंगे किसी तरीके से, फिर 2 का करेंगे, 4 का करेंगे, फिर नीचे डिस्टेंस चेंज करेंगे, उनको चेंज करते रहते हैं। ये सारी वैल्यू चेंज करके फाइनली उनको कुछ मिलता है कि हम जो मर्जी चेंज करें उन्हें एक कांस्टेंट मिलता है, एंड दैट कांस्टेंट इन दिस केस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। और साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन से पता किया है कि G की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, -11।
अब भरत, इसकी अगर इसका तुम्हें वो निकालना है यूनिट, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इस फॉर्मूले से मैं नीचे आ रहा हूं, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 एंड M2. ओके, सो F की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये है यूनिट ऑफ G. तो दिस इज G की वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. अच्छा, बहुत जगह आपको कैसा मिलेगा बुक्स के अंदर, ये केजी स्क्वायर की जगह मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट केजी -2. ये तो हमने एक्सपोनेंट पावर पढ़ाई है कि नीचे की पावर जो ऊपर आती है माइनस हो जाती है. प्रिंटर जो होते हैं ना, प्रिंटिंग करते हैं, जैसे साइंट जो अपना आजकल कंप्यूटर की प्रिंटिंग करते हैं प्रिंटर, उनको बड़ी दिक्कत होती है नीचे लिखने में, स्पेस ज्यादा लगता है. तो क्या करते हैं, अभी मैंने देखा पिछले 5, 6, 10 साल में पावर को ऊपर लाके माइनस कर दे, तो उसमें प्रिंटिंग के लिए आसानी हो जाती है, कंप्यूटर से लिखने में आसानी हो जाती है. सर हम इसको ये दूसरे है. वे में भी कर सकते हैं ना, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma, फिर अगर हम लोग डिस्टेंस m स्क्वायर लेते हैं अपॉन m इंटू m, और फिर उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो m और m हम लोग कट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, सॉरी, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. इनफैक्ट इसका एप्लीकेशन आएगा, अब तुम देखना थोड़ी देर बाद इसका एप्लीकेशन आएगा, दोनों को हम इक्वेट करके इसका एप्लीकेशन आएगा. दोस्तों यहां तक पकड़ लो आप. तो दिस इज कॉल्ड, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस वाले इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसी लॉ को यूज करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड ऑन मून ऑल्सो. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. चलो भाई, थोड़ा सा अभी रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा नोट्स की तरफ लेके चलता हूं, आगे बढ़ते हैं. आई एम शेयरिंग द नोट्स. Sir, when we have started this chapter, yesterday or today? टुडे. Okay, sir. गाइस एक मिनट दो मेरे को. कहाँ है 9th का? ये यस हो गया. मेरे को अभी कोई बंदा, इसको मैंने चांस ना दिया और रीडिंग का, अबीर को मैं नहीं रीड कराऊंगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको नहीं मिला तो मुझे पता. और somebody wants to read कि सर मेरे को रीड करना है. Basically what I want is that you guys should have a good fluency. Anant, I'll give you a chance. You should have a good fluency. When you speak English, people should say यार इस बंदे की अंग्रेजी सही है. अंग्रेजी तो दुनिया बोल रही है, सड़क छाप अंग्रेजी, पेडिस्ट्रियन इंग्लिश बहुत दुनिया बोलती है. यू गो आई कम, उस तरह की इंग्लिश बोलने वाले बहुत है, बट अपने को ऐसी अंग्रेजी नहीं बोलनी. हमें एक अच्छी इंग्लिश, एंड फ्लुएंसी इज एंड डिलीवरी इज पार्ट ऑफ दैट, एंड प्रोनाउंसिएशन इज पार्ट ऑफ दैट. तो तुम पढ़ते हो, तुम गलती करते हो, मैं समझाता हूँ बेटा ये से बोलो, तो तुम्हें पता चलता है कि अच्छा मेरा प्रोनाउंसिएशन आज 2 वर्ड्स का इंप्रूव हो गया. दैट्स व्हाई आई कीप एनकरेजिंग माय स्टूडेंट्स टू प्लीज रीड. Right, then Anant has the first to volunteer, so I'll start with Anant. Anant, I'm just sharing. Please go ahead. Yeah. All right. So gravitation, chapter 10. Start. It has been observed that an object dropped from a height falls towards the earth. Newton generates. So what is written in this? कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई नहीं. It has been observed that an object dropped from height falls towards the earth. देख अनंत, जब भी कोमा आता है, वो आता है ना अपना फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मतलब थोड़ा रुकना है, आपने ब्रीदर लेना है. It has been observed, देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ. It has been observed that an object dropped from a height falls towards the earth. अब देखो मैं कितने मेरी इंटोनेशन कितनी चेंज हुई. एक तो तरीका ये था, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. ये बुरी इंग्लिश नहीं है, ज्यादातर ये लोग बोलते हैं अच्छी इंग्लिश बोल रहा बंदा, लेकिन नाउ लुक एट द अदर थिंग. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. देखो मेरा कितना इंटोनेशन कितना चेंज हुआ इधर से उधर. तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं डायलेक्ट और डिलीवरी. उससे काम करना, उसके बाद फिर रुकना है. न्यूटन जनरलाइज्ड दिस आइडिया एंड सेड दैट not only the earth but every object in the universe attracts every other object. समझ रहे हो आनंद? सब लोगों के लिए पॉइंट ये, सब लोगों ने ऐसे ही पढ़ना है. जब तुम पढ़ो तो तुम्हें समझना कि अगले बंदों को सुन रहे हैं,
वो चाहे नोट्स पे देखे ना देखे, मैं बोल रहा हूँ तो उनको समझ में आना चाहिए। अनंत प्लीज स्टार्ट अगेन। It has been observed that an object dropped from a height falls towards the earth. Newton's generalized this idea and said that not only the earth but every object in the universe attracts every other object. This force of attraction between two objects is called the force of gravitation or gravitational force. In this chapter, we shall learn about gravitation and universal law of gravitation. Okay, please continue. Gravitation. Gravitation is defined as the force of attraction between any two bodies in the universe. The earth attracts or pulls all objects lying on or near its surface towards its center. The force of the force with which the earth pulls the object towards its center is called gravitational force of the earth or gravity of the earth. ओके एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं, ये वर्ड देखना, ध्यान देना। इस पे एक मूवी बनी थी थोड़े दिन पहले, सैंड्रा बुलक करके हॉलीवुड की एक हीरोइन है। वो काफी मतलब बहुत यंग हीरोइन नहीं है, वो काफी पुरानी हीरोइन है। वो उसमें थी, उस पिक्चर का नाम था ग्रेविटी। वो मूवी बनी थी $200 बिलियन में, $200 मिलियन में। और जब इंडिया ने अपना मंगलयान भेजा तो उसकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 256 मिलियन। तो जब मोदी जी ने एड्रेस किया था नेशन को, और जब वो चला गया था मंगल की तरफ चल रहा था, वो जा रहा था, तो मोदी जी ने कहा था कि तकरीबन जितने पैसे में हॉलीवुड वाले पिक्चर बनाते हैं, उतने पैसे में भारत ने असल में एक मंगलयान छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि उस पिक्चर का जो नाम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर का नाम था, हॉलीवुड की मूवी का नाम था ग्रेविटी। सैंड्रा बुलक हीरोइन थी उसमें। सो ग्रेविटी वर्ड में क्या ऐसी बात है? सॉरी सर, दैट मूवी इज अ साइंस फिक्शनल मूवी। हाँ, इट्स अ साइ-फाई मूवी एंड सैंड्रा बुलक उसकी हीरोइन है 200 मिलियन। तो मैं क्यों बता रहा हूँ तो ग्रेविटी वर्ड, बिकॉज ये वर्ड तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसाना चाहता हूं मैं। क्या वर्ड है? ग्रेविटी। अब ये बात का ध्यान रखना, ग्रेविटी वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर अर्थ, ओनली यूज्ड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा। सर, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। ओके, पूछना, एक मिनट रुक जा। ओनली यूज फॉर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सिर्फ अर्थ के लिए वर्ड ग्रेविटी यूज होता है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून बोलते हैं। मार्स की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स बोलते हैं, उनको ग्रेविटी बोलते हैं। हम सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं। तो कभी भी किसी दूसरे उसके लिए ग्रेविटी वर्ड नहीं यूज करना आपने सिर्फ अर्थ के लिए यूज करना है। और अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करवाऊंगा उस फॉर्मूले की यूज करके जो हमने अभी किया था। हाँ भाई, पूछो क्या पूछना। सर, मैं ये पूछ रहा था कि नेपच्यून प्लैनेट पे उस पे वो डायमंड्स की रेन होती है। कुछ लोगों का कहना है, मैं भी इसको रिसर्च करता हूँ, क्योंकि नेपच्यून जो है ना, उसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि कार्बन वहां पे बहुत है, मिथेन है, जुपिटर में होती है। जुपिटर पे कोई बोलता है वो है। तो मैं एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट कभी कभी बीच में मेंशन करते रहते हैं, एज इफ कि वहां डायमंड जाके लेके आ जाएंगे। बाय द वे, एक और डायमंड के बारे में थ्योरी बता दो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, एक थ्योरी ऐसी है कि अर्थ पे डायमंड की कमी नहीं, बहुत डायमंड है हमारे पास, लेकिन कुछ वर्ल्ड में कुछ 4 या 5 कंपनी है जो कि डायमंड को कंट्रोल करती है पूरे वर्ल्ड में। फ्रांस की 2 कंपनी है और अमेरिका की कुछ कंपनियां। उन्होंने डायमंड के प्रोडक्शन को बिल्कुल रोक रखा है। इतना ही कराते हैं कि डायमंड का रेट कम ना हो। जिस दिन डायमंड उन्होंने खोल दिया ओपन, तो डायमंड की डिलीवरी, डायमंड का वैल्यू कम हो जाएगा। इतना डायमंड हो जाएगा चारों तरफ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी था हैदराबाद का निजाम, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था कोहिनूर के बाद, या शायद कोहिनूर से बड़ा हीरा था उसके पास, जिसको वो पेपर वेट की तरह यूज करता था। ओके डायमंड, चलो आगे चलते हैं। ओके, साइंटिस्ट मैंने ढूंढ लिया, उनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, इंडियन ब्रह्मगुप्त, हाँ 700 में थे ब्रह्मगुप्ता। हाँ,
यस और सर, बताओ उनके बारे में कुछ मुझे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण टर्म यूज किया था फॉर एनी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन द व्यू ऑफ सोलर सिस्टम आर्यभट्टा ने उसको डिफाइन किया था। बट आर्यभट्टा तो ब्रह्मगुप्त के बाद से पहले आ गए थे। आर्यभट्टा तो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे, और ब्रह्मगुप्त 700 भी उसमें थे, एडी में। यस सर, 700 सेंचुरी मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, उसने पोस्टुलेट बनाए थे 1 + 0 = 1, 1 × 0 = 1, 1 + 1 = 0। बट ही कुड नॉट टेल व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/0। ये मेरे नोट्स हैं स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स की। जैसे आपने बोला ब्रह्मगुप्ता सर मेरे मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर, वो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है सर। 7th सेंचुरी, एक मिनट रुक जा। 7th सेंचुरी, और आर्यभट्टा जो था ना, आर्यभट्टा थोड़ा पहले आ गया था। आर्यभट्टा वाज देयर इन 350 दिस थिंग। बट यू आर सेइंग ब्रह्मगुप्ता डिड वर्क ऑन गुरुत्वाकर्षण। मैं चेक करता हूँ, मेरे को मैसेज डाल देंगे ग्रुप में। उन्होंने टर्म कॉइन किया था सर, यही हाँ मैं दिखा समझ गया बेटा। दो चीजें होती हैं, एक तो टर्म कॉइन कर देना, जैसे तू भी आज एक टर्म कॉइन कर दे। यू कॉइन अ टर्म, जो मून पे रहेंगे ना, वी विल कॉल देम, बढ़िया सा नाम दे दे उनको कुछ, ठीक है, उनको बोल दे कि दे आर मोगल्स, और कुछ ऐसे नाम दे दे। टॉइन कॉइन टर्म करना एक अलग चीज होती है, और एक्चुअल उस डिस्कवरी को हम बता रहा हूँ, उस डिस्कवरी को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना अलग बात। जैसे हमारी माइथोलॉजी में है, हिंदू माइथोलॉजी में, कि पुष्पक विमान होता था, फ्लावर से बना हुआ था पूरा, उसके सारा मशीन से फ्लावर से चलती थी। अब वो एक बात कहना अलग बात है, लेकिन वो एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट करना, आज बनाना एरोप्लेन अलग बात होती है। एक बंदा था, उसका नाम था एच जी वेल्स। उसने 1910 में साईफाई नॉवेल्स लिखे हुए, मार्शियन वार्शियन, मार्स के ऊपर सब लिखा हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 910 में मार्स पे लोग थे। 910 में तो एयरक्राफ्ट नहीं था हमारे पास, दुनिया में एरोप्लेन नहीं थे 910 तक। लेकिन एच जी वेल्स ने स्पेस क्राफ्ट बना रखे हैं। एच जी वेल्स बहुत फेमस नाम है, कभी करना, सारे साईफाई उसी बंदे के लिखे हुए हैं इनिशियली, जो है इतना बड़ा नाम है एच जी वेल्स। एच जी वेल्स बहुत बड़ा नाम है। तो हम ये नहीं कह सकते, बट मैं आपकी बात को काट नहीं रहा दिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं इसको रिसर्च करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेरे को इतना रिक्वेस्ट है, मैसेज डाल दे, ब्रह्मगुप्ता कॉइन टर्म गुरुत्वाकर्षण, ग्रुप में डाल दे, आई डू द नीडफुल आफ्टर दैट। ऑलराइट, चलो आगे पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ समुद्र मंथन क्या है। खालिद, एक समय ऐसा था कि देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई थी। ये सब कहानी बड़ी लंबी लंबी, आर्यन थ्योरी सब कुछ कभी बाद में बात करेंगे। तो देवता, एक्चुअली आर्यंस अपने आप को देवता बोलते थे, और जो इंडिया के जो नेटिव लोग थे उनको दस्यु बोलते थे। दस्यु, 10 सर वाला दस्यु, या फिर असुर बोलते थे, असुर। सर रिपीट करना, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि एक बहुत सारी थ्योरीज है इस बारे में। समुद्र मंथन का पूछा है खालिद ने मेरे को। समुद्र मंथन की स्टोरी ये है, ये आर्यन थ्योरी है, आर्यन स्टोरी है। रामायण महाभारत सब आर्यन स्टोरीज है। आर्यन बाहर से आए थे, उन्होंने अटैक किया था इंडिया के लोगों पे। इंडिया के लोगों को द्रविड़ बोला जाता था, उनको वो आर्यन असुर बोलते थे, खुद को सुर बोलते थे। इंडियंस को वो तो जो आर्यन लोग नेटिव फिर कहाँ से आए थे? इराक, ईरान से आए थे। ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा माउंटेन है, वहाँ पे वहाँ पे एक कम्युनिटी, एक ट्राइब रहती थी। वो धीरे धीरे, वो इतनी अच्छी, उसके जीन्स वगैरह सब कुछ थे, तो धीरे धीरे सारे जगह फैल के उन्होंने राज्य किया। ईरान से आए थे आर्यंस। सो इसको अपने को बोलते थे राजा, देवता, उनको बोलते थे असुर, ऐसे बोलते थे। तो सुर असुर के बीच में लड़ाई होगी, तो भगवान शिव ने बोला कि भाई ये सब माइथोलॉजी है, फैक्ट इसका किसी को नहीं पता है भी कि नहीं। तो भगवान शिव ने बोला कि भाई तुम लोग झगड़ते रहते हो, चलो एक काम करो, तुम लोग का आपस में हम मुकाबला कराते हैं। जैसे स्कूल में होता है आपके, क्या होता है वो, पुल, टग ऑफ वॉर, तू इधर से खींच रहा, 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 ऐसे करके लगा दिए। तो इधर राक्षस आ गए। सर मैंने सुना था कोई हला हला पॉइजन था, उससे अच्छा रिलेटेड है। सुन तो ले। तो उन्होंने बोला ऐसी रस्सी कौन लेके आएगा जो कि इधर से देवता खींच रहे, इधर से राक्षस खींचो, टूटे ना। तो बोला कि एक बहुत बड़ा स्नेक था, बहुत पावरफुल स्नेक था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ अभी। बोला इसको यूज किया जाएगा भाई। हैं? तक्षक, तक्षक नहीं, कुछ और नाम था। तक्षक भी एक राक्षस, बड़ा सांप था, लेकिन उस वक्त जो था सांप को दूसरा नाम मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली। तो बोला कि यार ऐसे खींचम खाची में तो मजा नहीं आएगा। सर शेषनाग? नहीं, शेषनाग भी नहीं था, उसका नाम मेरे को बताऊंगा, तो मेरे को याद आएगा, शेषनाग नहीं था। तो उन्होंने बोला, सबने बोला, आज मेरे ख्याल से चैप्टर तो कवर। तो सबने बोला कि यार ये अच्छा ऐसे कैसे खींचोगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या है। तो उन्होंने बोला एक काम करते, बीच में माउंटेन रख देते,
और सी के बीच में रखा, ओशन के बीच में, हिंद महासागर के बीच में ओशन रखा। एक पर्वत रखा, इसका नाम था मंदार पर्वत। मंदार पर्वत रख दिया और पर्वत के चारों तरफ वो स्नेक था, उसका नाम मुझे आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, कैंचिली कैंचिली कुछ अजीब सा नाम था उसका। तो वो तो जिधर से उसको मुंह था उधर से देवताओं ने पकड़ लिया, इधर पूंछ थी, इधर असुरों ने पकड़ लिया। तो जब वो इधर से खींच रहे, इधर से खींच रहे, इधर तुमने देखा होगा जब हम लस्सी बनाते दही में ऐसे मंथन करते हैं, मंथन, उसको मंथन बोलते हैं, मथनी बोलते हैं उसको, ठीक है खालिद, मंथन इसको बोलते हैं, ऐसे मथना। तो जब समुद्र में मंथन होने लगा तो तुमने देखा होगा जब दही को हम मंथन करते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है कि नहीं आती, मक्खन मक्खन ऊपर आ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र में इधर से राक्षस खींच रहे थे, इधर से देवता खींच, तो समुद्र के अंदर जो जितना मक्खन था, यानी कि समुद्र के अंदर जो काम की चीजें थी, यूजफुल थिंग्स, दे स्टार्टेड कमिंग आउट। अगेन मैं अब गलती खालिद ने से साला मिस कर दिया। अब ये यार पूरी क्लास भी चलानी, सर साइंस भी पढ़ाना है, मैथोलॉजी चलती रहेगी। है जी, सर वासुकी था क्या? वासुकी था स्नेक का नाम। तो वासुकी को बुलाया गया और बीच में मंदार पर्वत। तो इधर से राक्षस खींच रहे, इधर से, तो जैसे हम दही जमाते हैं, दही में ऐसे मंथनी करते हैं, तो दही की जो क्रीम होती है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसी एनालॉजी से इधर से राक्षस खींच रहे थे, देवता खींच, तो समुद्र के अंदर की अच्छी चीजें बाहर आने लगी। कामधेनु एक गाय आई जो कि दूध, अमृत का दूध देती थी। एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ आया, उसके फल कभी सूखते नहीं थे, जो इतने बड़ा वृक्ष था, सब लोग उसके नीचे शरण ले सकते थे। एक अमृत आया, सोम जिसको बोलते, सोमरस, वो आया, बहुत सारी चीज आई। लास्ट में एक पॉइजन निकल के आया नीचे से। अब देवता और आपस में लड़ रहे थे कि हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। दिखाया है ना कि वो तो एक्चुअली सब राइटिंग्स है मैथोलॉजी की, इनमें कुछ टीचिंग होती है। तो अब जो पॉइजन आया, वो पॉइजन इतना खतरनाक पॉइजन था, वो चारों तरफ फैलने लगा, और जहां जहां गिर रहा था सब कुछ ड्राई हो रहा था, सब कुछ जल रहा था, सब जल रहा था। तो सब लोग डर रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे। तो सारे देवता, जनरली जो हिंदू माइथोलॉजी कभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत फनी सा वो एक अकाउंट होता है। शिव जी ने देवता पी अपने लिया आप को था। बहुत हीरो समझते हैं, लेकिन जब कुछ आफत आती है, भाग के भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु फिर जाके भोले बाबा के पास पहुंचते हैं, जो कि शिव जी भगवान महादेव, तो उनके पास पहुंचते हैं। तो फाइनली सब लोग पहुंचे महादेव के पास। बोला प्रभु उसका कुछ इलाज करो, ये तो खतरनाक चीज निकल आई, किसी से काबू में आ नहीं रही, नोबडी कैन हैंडल इट नाउ। सो फिर भगवान शिव को ऐसा कहते हैं, भगवान शिव के बाद कोई ताकत नहीं ऊपर, उससे ऊपर कोई बड़ा गॉड नहीं, ही इज द लास्ट होप। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कहाँ है दूसरा, बोला वो उधर पड़ा हो उस बर्तन के अंदर। उन्होंने कहा उठाया, उठाया, उसको पी गए। और पीने के बाद ऐसा कहते हैं कि वो पी तो गए, बट सिंस ही वाज गॉड एंड द मोस्ट पावरफुल गॉड, द पॉइजन डिड नॉट एंटर हिज बॉडी, पॉइजन गॉट स्टक हियर इन हिज थ्रोट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हिज थ्रोट बिकेम ब्लू इन कलर। हाँ, his throat became blue in color. सर मैंने And तो one of सुना the, था कि वो पॉइजन इतना पावरफुल था कि वो उसको शिव जी पी के थोड़ी देर बेहोश हो गए थे। हाँ हो गए होंगे, मरे तो नहीं ना। स्टोरी में अभी जिस बंदे को जो डालना डाल ले, हो गए होंगे शायद से। हालांकि वो ही इज द ऑल पावरफुल गॉड, बट कहीं मैंने तो कभी सुना नहीं कि उनको, हाँ हो सकता है कहीं मूर्छा आ गई थोड़ी बहुत। सर तो सिर्फ मूर्छा 14 बोलते चीजें निकली थी, उसमें महालक्ष्मी भी निकल गई थी अच्छा, महालक्ष्मी समुद्र निकली। मंथन। तो हाँ, आई थिंक सो द गॉडेस लक्ष्मी केम आउट इन दैट। सो उसका तब से उनका ये परमानेंटली ब्लू हो गया बिकॉज ऑफ दैट पॉइजन। बिकॉज पॉइजन क्या होता है, जब भी आपको सांप काट लेगा ब्लू हो जाते हो, तो पॉइजन की वजह से उनका कंठ हो गया नील, इसलिए उनको बोलते हैं नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ भगवान शिव का एक नाम है। ओके भाई खालिद, तूने तो आज बैंड बजा दिया इसका, ग्रेविटेशन का। यस सर, आई ओके गॉट इट। चलो थोड़ा सा यार रीडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके आगे चलते हैं। वैभव, यस सर। पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशन का लॉ यूनिवर्सल है, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ये अप्लाई होता है। प्लीज रीड। Universal law of gravitation. Universal law of gravitation was given by Isaac Newton. According to this law, the attractive force between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The direction of the force is along the line joining the center of two objects. Consider two bodies A and B having mass m1 and m2 whose centers are at a distance d from each other. ओके
दोस्तों एक पॉइंट इसके अंदर आया है कि जो उनकी लाइन ऑफ फोर्स है ना वो किस लाइन में होती है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बिकॉज दिस इज वन पॉइंट वेयर यू माइट गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, राइट? सो लेट अस सी, there is a body here, let's say there's earth here and there is moon here, moon and earth, both are attracting each other. This guy is attracting moon and this guy is attracting earth. अब इनका जो फोर्स, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है, मैं अगर किसी को खींच रहा हूं इधर से इधर, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन लाइक दिस, if I'm pulling pushing then this is like this. Okay, so the direction of the force is given by the line which is joining their center. So if this is the center here, this is the center here, the line which will join, the force will be according to this. This guy is pulling this guy is pulling this, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो आपका, मेरे पास यहाँ मैग्नेट रखी थी, अभी मेरे को नजर नहीं आ रही, टाइम कम है, मैं कल दिखा दूंगा तुम्हें। जैसे मैं मैग्नेट लूं एक और एक पिन को लूं, और पिन को छोड़ दूं एकदम से, तो पिन इधर ऐसे भागेगा इसकी तरफ, ऐसे जाएगा इसकी तरफ, तो वो जो लाइन है जिसकी तरफ वो भाग रहा है, जिस लाइन में वो पुल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन टू ग्रुप्स, सेंटर ऑफ दोनों को सेंटर को मिला के लाइन खींच दी जाए तो बोथ आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, आगे 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 आप ही कंटिन्यू करें, या आगे पढ़े। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, नीचे लिखा देन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, can you see? Yes, sir. Then the force between two bodies is directly proportional to the product of their masses. Force proportional to m1 into m2. m2, okay, ये पढ़ दो, आइजैक न्यूटन का ही पढ़ दो। Isaac Newton was born in Woolsthorpe near Grantham, इंग्लैंड में थे पैदा हुए, हाँ। in 1642. In 1665, he observed an apple falling on the ground, which prompted Newton to explore the possibility of connecting gravity with the force that kept the moon in its orbit. This led him to the universal law of gravitation. ओके, एक थोड़ा सा और पढ़ ले आगे। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, and the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them, that is f proportional to 1 upon d square. Combining equation 1 and equation 2, we get f proportional to m1 into m2 upon d square, or f is equals to g into m1 into m2 upon d square, where g is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square is called the universal gravitational constant. ओके, ये गाइस कल मैंने इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो अर्थ का मास ले लेंगे एक तरफ m1, 2 kg ले लेंगे m2, फिर अर्थ को वो दे दिया रेडियस, यानी कि वो d हो जाएगा दोनों के बीच में, और हम निकालेंगे। कल मैं कराऊंगा क्वेश्चन। ओके ओके, इसको लेके कल आगे बढ़ेंगे। अभी मैं तुमसे एक अपना करेक्शन बोलना है, तो मैंने एक तुम लोगों को बैटल का बताया, तो मेरा थोड़ा सा वो गलत हो गया, उसमें मेमोरी मेरी गलत हो गई। 1665 की जो बैटल थी वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में नहीं हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई नहीं हुई थी, वो लड़ाई हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। शिवाजी हार गए थे, शिवाजी ने सरेंडर कर दिया था। दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ पुरंदर। तो इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अपनी मेमोरी में, बाकी इसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फैक्ट्स हमारे करेक्ट होने चाहिए। शिवाजी ने सरेंडर किया था इस बैटल में, औरंगजेब की सेना जीत गई थी, और शिवाजी को अपने बहुत सारे किल, ही हैड 32 आई थिंक फोर्ट्स, 32 फोर्ट्स में से 24 औरंगजेब के सामने सरेंडर करने पड़ गए थे, बहुत कम बचे थे उनके पास।
Okay, with this we close today's class, and tomorrow we continue this chapter. Interesting chapter है, अच्छे से पढ़ो. दे दबा दो numericals होंगे. ये difficult है ये chapter. Okay, guys. Before we say goodbye, any doubts, anyone? No doubt, sir. Adya, Abir, Anant, Ankalp, Khalid, Mahi, Rishit, Oh, sir, no doubt. Ashita, No, sir. Bharat. By doubt कोई? Vaibhav? No doubt. No doubt, sir. Chalo, guys. Okay, if there is a doubt, ask me tomorrow in the class. And tomorrow, please make your notes and please go through the notes. Okay, chalo. Bye bye. Take care. Good night, everyone. Good night. Bye, sir.